नमो नमः मित्रों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। यहाँ पर पिछले दिनों में जो तारतम्य से जो हम लोग सूत्रों को पढ़ रहे थे, प्रकृति भाव सूत्रों को हम लोग पढ़ रहे थे। कौन से? प्रकृति भाव के बाद में हम लोग प्रग्रह संज्ञक सूत्रों को पढ़ा और प्रग्रह संज्ञक के बाद में प्रग्रह संज्ञक ही चल रहे थे। तो बताया जा रहा था प्रग्रह संज्ञक सूत्रों में हम लोगों ने जो है पिछले दिनों में अदशोमात तक पढ़ लिया था। कहाँ तक? अदशोमात। अदशोमात ये कैसा सूत्र था? तो बताएं कि ये प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। अगर अदस में अगर अदस शब्द में अंत में अगर माँ आए, अदस के अंत में अगर माँ आए और माँ में भी अगर ई या उकार का अगर जो है कि आगमन हो, इकार या उकार का आगमन होने पर क्या रहता है? उसमें प्लुत प्रग्रहाच नित्यम से जो है कि उसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रह संज्ञा होने से क्या रहते? वह प्रकृति भाव में ही रहते हैं, उनका जो है कि परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम लोग आज अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र है चादवे असत्ते। चादयो असत्वे। कौन सा है? चादयो असत्वे। चादयो असत्वे। चादयो असत्वे यह कैसा सूत्र है? तो बताए हैं यह सूत्र कैसा है? तो निपात संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? निपात संज्ञक। निपात संज्ञक। निपात संज्ञक सूत्र है। और यह सूत्र कहाँ का है ना? तो अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम देखते हैं तो पहले अध्याय के कहाँ का है? पहले अध्याय के और जो है चौथे पाद का। कौन से पाद का? चौथे पाद का 57 नंबर का जो है, कितने नंबर का है? 57 नंबर का सूत्र है ना। कहाँ का है? पहले अध्याय के चौथे पाद का 57 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? चादवे सत्वे। चादयो असत्वे। चादयो असत्वे। चा मतलब चा आदि। चा आदि जो प्रत्यय हैं, चा आदि जो प्रत्यय हैं। असत्वे। असत्वे मतलब वह द्रव्य रहित हो। द्रव्य मतलब कि जब वह किसी नाम से ना जुड़े हों, अर्थात जब सिर्फ चा आदि जो रहते हैं वो सब क्या रहते हैं? जो निपात हों। चा आदि मतलब क्या हो? निपात हो, वह किसी नाम के साथ में न जुड़े हुए हों और तब वह अगर अकेले कहीं पर रहते हैं तो उनकी निपात संज्ञा होती है। क्या होती है? तो चा आदि की कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा होती है। कब? जब वह किसी द्रव्य के साथ में या किसी के साथ में जुड़ करके उसके अर्थ को ना बतला रहे हों। जब किसी शब्द के जो है साथ में जुड़ करके उसके अर्थ को ना बतला रहे हों तो क्या रहता है? उन सबकी क्या रहती है? निपात संज्ञा रहती है। और निपात संज्ञा आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है वृत्ति में। भट्टोजीवी ने वृत्ति में बताया है अद्रव्यार्थश्चादयो निपातः स्युः। अद्रव्यार्थ जो द्रव्य नहीं है। जो क्या नहीं है? जो द्रव्य नहीं है, अर्थात जो किसी के शब्द में जुड़ करके, अर्थात जो द्रव्य नहीं है, अर्थात जो किसी के शब्द में, जो किसी शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं, वह क्या है? अद्रव्य है ना। जैसे चा हुआ है और अ हुआ है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब निपात हैं। क्या है? निपात हैं। और क्या कर रहे हैं? ये किसी के अर्थ को नहीं बतला रहे हैं और जब अर्थ नहीं बतला रहे हैं तो अर्थ ना बतलाने के चलते ये सब क्या हुए? ये निपात कहलाते हैं। और इनकी संज्ञा कौन सी होती है? तो इनकी निपात संज्ञा सूत्र जो है कि इनकी निपात संज्ञा होती है। और फिर क्या बताए हैं कि द्रव्य अर्थ ना होने के पर आदि जो है ये सब क्या रहते हैं? निपात कहलाते हैं। हम लोगों ने जान लिया है। और आगे क्या बताए हैं कि बताए हैं लिंक। अब बोलते हैं द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? प्रश्न आता है द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है भाई द्रव्य किसे कहते हैं? तो बताते हैं कि लिंग संख्या अन्वयित्वम द्रव्यत्वम। क्या बताते हैं कि जो लिंग और संख्या आदि से जो है आदि सहित हो, जो अन्वित हो ना, जिसमें लिंग हो और संख्या जिसमें समाहित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। किसे? जिसमें लिंग
अर्थात कोई न कोई लिंग होना चाहिए, पुरलिंग, स्त्रीलिंग ना, जो नपुंसक लिंग आदि कुछ भी होना चाहिए। फिर इसके बाद में संख्या आदि कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जब संख्या होगी, कोई न कोई लिंग में होगा, तब क्या रहेंगे, वह द्रव्य कहलाएंगे। तो अब अद्रव्य क्या है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, असत्व की, अर्थात अद्रव्य की। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है अद्रव्य की, जो द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है, जो द्रव्य नहीं है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है ना, कि जिसमें लिंग संख्या आदि की गणना नहीं होती है, उन्हें अद्रव्य कहते हैं। जैसे चा हुआ है, वा, ही, आ आदि, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चा वा ही आ वा आ, जो है कि चा वा ही आ आदि, जो सब क्या है, इनका ना तो कोई लिंग है, चा का कोई लिंग है अगर कहीं है तो चा का कोई लिंग नहीं है, वा का कोई लिंग है नहीं, ही का ना कोई लिंग है, इनकी कोई संख्या है ना, इसकी भी कोई संख्या, इसमें भी तो कोई संख्या, कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ना तो इसमें कोई लिंग निकल रहा है, ना तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है। तो सब क्या, यह निपात हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, यह निपात कहलाते हैं। और सूत्र कौन सा है, चा आदयो, चा आदयो असत्वे, चा आदि जो असत्य हो, चा आदि क्या हो, असत्य, अर्थात जो अद्रव्य हो, उनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। और यहाँ पर किस सूत्र से होती है, तो यहाँ पर प्राग्रीश्वरान निपातः से ना, क्या, प्राग्रीश्वरान निपातः से यहाँ पर क्या हो, निपात संज्ञा हो रही है। किससे, यह निपात अधिकार सूत्र है। क्या है, निपात, निपात अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र है। कौन सा, कौन सा निपात अधिकार सूत्र है, तो बताए हैं प्राग्रीश्वरान निपातः। प्राग्रीश्वरान निपातः कैसा सूत्र है, तो निपात अधिकार सूत्र है। इसके जो भी निपात रहेगा वह सब इस प्राग्रीश्वरान निपातः के अंतर्गत ही रहेगा, इससे अलग नहीं रहेगा। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि प्राग्रीश्वरान निपातः यह सूत्र कैसा, तो निपात अधिकार विधि सूत्र है, निपात अधिकार सूत्र है। चादेव असत्व कैसा है, तो निपात संज्ञक सूत्र है, यह निपात की संज्ञा बतलाता है। अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हो तो पहले अध्याय के चौथे पाद का 37वें नंबर, जो है 57वें नंबर का सूत्र है। और क्या कहता है, चा आदवे असत्व, चा आदि जो रहते हैं उनकी सबकी असत्य संज्ञा होती, अर्थात वह असत्य होने पर उनकी निपात संज्ञा होती। असत्य का मतलब असत्य जो अद्रव्य है, द्रव्य बोले तो जैसे कलम हुआ, पुस्तक हुआ, क्या हुआ, कलम हुआ, पुस्तक हुआ, मनुष्य आदि ना, मनुष्य में भी लिंग होते हैं, पुस्तक में भी नपुंसक लिंग में है, इसमें भी संख्या रहती है ना। और जो है कि कलम हुआ, इसमें भी कुछ ना कुछ लिंग है, नपुंसक लिंग में है, समझ रहे हो। तो क्या है इसका, इसमें कुछ ना कुछ निकल, लेकिन चा वा ही आ आदि जो है ये क्या है, ये निपात है ना? क्या रहते हैं, यह सब निपात होते हैं। ठीक, तो इतना हम लोगों ने जान लिया। आइए अगला सूत्र देखते हैं। तो अगला सूत्र है प्रादय। क्या लिखा, क्या है सूत्र, तो अगला सूत्र है प्रादय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना प्राग्रीश्वरान निपाता सूत्र कैसा है, तो निपात अधिकार सूत्र है। कैसा, निपात अधिकार विधि सूत्र। अगला सूत्र है प्रादय। प्रादय, प्रादय, यह सूत्र कैसा है, तो यह भी निपात संज्ञक सूत्र है। कैसा है, निपात संज्ञक, निपात संज्ञक सूत्र, निपात संज्ञक सूत्रम। अर्थात यह कैसा सूत्र है, निपात संज्ञक है। और यह सूत्र कहाँ का है, तो यह भी अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का, कहाँ का है, पहले अध्याय का, और चौथे पाद का, कहाँ का, 58 नंबर का सूत्र है। जस्ट उसके बाद का, किसके, जो पहले वाला आया था उसके जस्ट बाद का सूत्र है, पहले अध्याय के चौथे पाद के 58वें नंबर का सूत्र है। और सूत्र कैसा है, तो निपात संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है, निपात संज्ञक सूत्र है। कौन सा सूत्र, प्रादय। कौन सा सूत्र, प्रादय जो सूत्र है यह कैसा, निपात संज्ञक सूत्र है। कहाँ का है, पहले अध्याय के चौथे पाद के 58वें नंबर का सूत्र है। और यह क्या कहता है, प्रादय, प्रादि भी, प्रादि भी जो है वह कैसे हैं, प्रादि भी क्या है, जो प्रादि हम लोगों ने उपसर्गात क्रिया योगे सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, जो 22 कितने 22
जो हम लोगों ने उपसर्ग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? उपसर्ग। या हम कह सकते हैं जो 22 हम लोगों ने निपात पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? निपात। उपसर्ग कब होते हैं? जब किसी के साथ में, जब किसी क्रिया के साथ में जुड़ते हैं तब उपसर्ग कहलाते हैं। उससे पहले क्या रहते हैं? वह अव्यय या निपात ना, अव्यय या निपात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निपात पढ़े थे। तो वह 22 निपात में क्या बताते हैं? प्रा आदि जो 22 हैं उपसर्गात क्रिया योग्य सूत्र से जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर भी क्या बताए थे कि जो यह उपसर्ग आदि रहते हैं, जो 22 उपसर्ग आदि रहते हैं, उसमें जो प्रा आदि उपसर्ग जो रहते हैं उनकी भी निपात संज्ञा कहलाती है। उनकी क्या कहलाती है? निपात संज्ञा। कैसे? जब वह भी कहीं पर जुड़े ना हो, किसी के साथ में ना हो ना, जब किसी के साथ में ना जुड़े हो तब क्या रहती है? तो उनकी निपात संज्ञा कहलाती है। फिर अगला जो है कि सूत्र, अगला सूत्र है निपात एकाजनांग। अगला सूत्र कौन सा है? निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग। निपात निपात एकाजनांग क्या बताए हैं? निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग। अब इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो यह सूत्र कैसा? तो बताएं यह सूत्र जो है निपात एकाजनांग कैसा है? तो यह प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कैसा है? प्रग्रह संज्ञक। प्रग्रह प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो प्रग्रह संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो बताए हैं निपात एकाजनांग। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से, अष्टाध्यायी के क्रम से यह सूत्र पहले अध्याय का पहले पाद का 14वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? पहले अध्याय के पहले पाद का 14वें नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कौन सा सूत्र? प्रग्रह संज्ञक सूत्र। कौन सा? निपात एकाजनांग। क्या बताता है यह सूत्र कि इसके अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें कई भाग निकलते हैं। एक अज अन अंग, ठीक है, अनांग ना, अर्थात इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बताते हैं? निपात, निपात एक और कैसा हो? अच वाला हो। अच। और इसमें अगर तोड़ते हैं तो जा में आ निकल जाएगा तो क्या होगा? अनांग, अनांग। अब यहाँ पर इतने अर्थ जो है कि इतने शब्द हमको मिले हैं एक सूत्र में। कौन कौन से? निपात एका जनांग, निपात एका, निपात एक अच अनांग। अर्थात आइए समझते हैं इस सूत्र को। यह सूत्र कैसा? तो बताए प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। इसमें देखिए क्या बताते हैं? क्या बताते हैं कि जहां पर निपात हो, कैसा हो? एक अच वाला हो। कौन सा निपात हो? एक अच वाला हो। एक अच मतलब एक ही स्वर हो। क्या हो? एक ही स्वर। एक स्वर वाला निपात हो, अर्थात कोई भी, जैसे च है ना, क्या है? एक ही अच वाला है ना। यह ई है, ये क्या है? एक ही अच वाला है। ऊ है, यह कैसा है? एक ही अच वाला है। और क्या हो? अनांग हो। अनांग मतलब ना अंग, अर्थात जिसमें आंग का जो है कि आगमन ना हुआ हो, आंग का आगमन नहीं हुआ हो ना, ये आंग ना आया हो ना, क्योंकि आंग में भी क्या रहता है? देखिए, क्योंकि आ का भी जो है कि आ भी रहता है, आ भी रहता है। निपात के अंतर्गत सारे स्वर हो, क्या बताता है? एक अच होना चाहिए, तो एक अच के अंतर्गत आ भी आता है। लेकिन आंग, आंग नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी रहता है गकार की हलंतम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप होने पर क्या रहता है? यह भी आ के ही रूप में बचता है, इसमें कुछ और नहीं बचता है। और यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, यह आंग वाला है और ये अनांग वाला है। इसमें आंग जो है कि गकार का आदेश नहीं हुआ है और इसमें हुआ है। तो बताएं कि इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ। जब गकार का जो है कि हलंतम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा तब दोनों में बचेगा ही क्या? दोनों तो एक समान हो जाएंगे, तब दोनों को एक दूसरे के पहचानेंगे कैसे? अब समस्या आती है कि भाई यह भी आ है, यह भी आ है, अब दोनों को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें कौन वाला आंगित है और कौन सा अनांगित है? कौन सा गित वाला है, कौन सा अंगित है ना? किसमें गकार है, किसमें जो है कि गकार नहीं। यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके साथ में नीचे आए तो इसलिए
लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहचानने के लिए बताया है कि वाक्य स्मरणीयो हो ना, वाक्य स्मरणीयो हो जो है कि अंगिता, वाक्य और स्मरण अर्थ में, किस अर्थ में, वाक्य और स्मरण अर्थ में। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आकार रहता है, जो आकार रहता है वह कैसा रहता है, वह अंगित रहता है। वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आ रहता है वह कैसा रहता है, वह अंगित रहता है, बिना गकार वाला रहता है। कैसा रहता है, बिना गकार वाला ना, बिना गकार वाला। ठीक। लेकिन अन्य जगह जो रहता है, जो अन्य जगह रहता है, जैसे ईसद अर्थ में, कहां पर, ईसद अर्थ, ईसद अर्थ में, क्रिया योग, क्रिया के योग में, और मर्यादा अभिविधौ चा, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में। और कहा रहता है, यहां पर जो रहता है, कहां पर जो है ईसद अर्थ में, थोड़े के अर्थ में, फिर क्रिया योगे, क्रिया के योग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आ रहता है, जो मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में जो आ रहता है, क्रिया के योग में जो आ रहता है, और जो है कि ईसद अर्थ में जो योग आ रहता है, उसमें सब में क्या रहता है, वह गित रहता है। कैसा रहता है, वह गकार वाला होता है, होता है। कैसा रहता है, वह गकार वाला रहता है। कौन वाला, जो किसके अर्थ में हो, क्रिया के योग में, किसके, क्रिया के योग में, और जो है कि ईसद अर्थ में, ईसद मतलब होता है थोड़े ना, थोड़ा कम, ईसद का मतलब क्या होता है, थोड़ा या फिर कम कह सकते हैं। और मर्यादा अर्थ में, किसके, मर्यादा अर्थ में, और किसमें, तो अभिविधि अर्थ में, अभिविधि अर्थ में जब रहते हैं आकार, कौन रहता है, आकार जब रहता है तो वह गित वाला होता है। लेकिन जब वाक्य और स्मरण अर्थ में रहता है, स्मरण मतलब किसी चीज को याद करना, और वाक्य मतलब कोई जैसे वाक्य है ना, तो उसमें अगर आ गया है तो वह बिना गकार वाला होता है। इतना समझ लीजिए ना। तो अब इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा जो है एक दो वाक्य हैं, मतलब जो है एक दो उदाहरण है। आइए इनके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे क्या रहता है, क्यों हम लोग उतनी देर से निपात के पीछे पड़े हैं, तो बताएं कि जो भी निपात रहते हैं उनकी क्या रहती है, प्रग्रह संज्ञा रहती है। कैसी संज्ञा रहती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। और उन निपातों की प्रग्रह संज्ञा होने से वह प्रकृति भाव में ही रहेंगे, बल्कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ई, और क्या है, इंद्रः, ई इंद्रः, ई इंद्रः। अब यहां पर देखिए इकार है, इंद्रः है, और इधर इकार है। तब प्रारंभ में क्या है, अब इकार है, स्वर बोले कोई भी अच होना चाहिए। एक आजा, क्या बोले हैं, एक अच अनांग। ठीक है, यहाँ पर आंग आया हुआ है, नहीं आया हुआ, आंग क्या आगमन नहीं हुआ है, क्योंकि आ है ही नहीं, ई है, तो यहाँ पर आंग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर दूसरी क्या बोलता है, एक अच होना चाहिए, तो अच एक ही है, अर्थात एक ही स्वर है, एक ही क्या है, स्वर है। तब उसकी क्या होती है, तब उस निपात की क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। क्या होती है, उस निपात की क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। तो इसकी यहाँ पर इकार की क्या है, प्रग्रह संज्ञा है। और यहाँ पर देखते हैं तो इकार से यहाँ पर इंद्र भी है। तो अब हम लोगों ने पूर्व सूत्रों में पढ़ा है कि जहां पर इकार के बाद में अगर कोई इकार आ जाए, अगर इकार के बाद में, अर्थात जहां पर समान वर्ण, अगर जो है कि वर्ण के आगे कोई अगर समान वर्ण आ जाए तो उसका दीर्घाकार हो जाता है। किस सूत्र से, तो अकाह सवर्णे दीर्घा से। कहां से, अकाह सवर्णे सवर्णे दीर्घा। सूत्र क्या बोलता है, अकाह सवर्णे दीर्घा बोलता है कि जब अक प्रत्याहार सामने हो, आ ई उ रील री, उसके बाद में कोई अगर सामने, आ के सामने आ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री, और री के सामने री आए ना, तो क्या होता है, उसी का दीर्घ होता है। लेकिन लिकार का दीर्घ नहीं होता, तो इसलिए वहां पर ली को छोड़ देते हैं। लेकिन आ ई उ री को जो है हम यहाँ पर धारण करते हैं। लेकिन ई में क्या है,
कि ई के 18 भेदों में से कोई इधर आए या फिर उधर आए तो दोनों की क्या होती है, आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो जाने पर क्या होगा, इंद्रः, क्या हो जाएगा, इंद्रः। इस प्रकार से यह अनिष्ट रूप बनेगा। क्या बनेगा, यह अनिष्ट शब्द बन जाएगा, यह इच्छित नहीं होगा, यह व्यर्थ हो जाएगा, इसकी कोई महत्वता नहीं होगी व्याकरण में। तब फिर बोले तो किसकी व्याकरण में महत्वता होगी, तो बोले कि जब यहाँ पर निपात हो रहा है, इकार क्या है, निपात संज्ञक है, निपात संज्ञक है, उसके साथ साथ में क्या है, एक अच भी है और आंग का आगमन भी नहीं हो रहा है, तब क्या होगी, उसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। और प्रग्रह संज्ञा होने से ना, प्लुत प्रग्रह अच नित्यम से, कौन से सूत्र से, प्लुत प्रग्रह, प्रग्रह अचि, प्रग्रह अचि नित्यम से, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको जो है कि इकार को क्या हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि निपात एका जनांग से, निपात एका जनांग से इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहां पर जो है कि इकार को ही निपात बोल देंगे ना, इकार को क्या बोल देंगे, जो है कि इसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। अब फिर आता है सूत्र प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, कौन सा आता है, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से क्या रहेगा, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से क्या रहेगा, इसको इसी समान से छोड़ दिया जाएगा, उसका जो है क्या रहेगा, उसके प्रकृति भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। तो दोनों में क्या रहेगा, तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इंद्रः, ई इंद्रः, ये इंद्र हैं, इस प्रकार से दोनों को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बल्कि यहाँ पर इनका दीर्घ नहीं होगा, आकाशवाणी दीर्घा से इनका दीर्घ नहीं होगा, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से क्या हो जाएगा, इनका जो है क्या हो जाएगा, इनकी प्रकृति भाव हो जाएगी और इसमें क्या होगा, दीर्घ नहीं होगा। आइए इनके दूसरे उदाहरण को देखते हैं, क्या करेंगे, दूसरे उदाहरण को देखते हैं। जैसे उ उमेशः, उ उमेशः, उ धन उमेशः, उ उमेशः, तब उ उमेशः यहां पर देखते हैं उकार है, बताएं सूत्र में निपात एका जनांग, निपात एका जनांग क्या बोलता है, कि यहां पर एका जनांग से आंग को जो है, आंग नहीं है, क्या है, आंग नहीं है, फिर अच भी है और कैसा, एक अच है, तो निपात होगा किस सूत्र से, चादयो असत्य से, किस सूत्र से, चादयो असत्य से, चादयो असत्य से क्या हो जाएगा, इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। अब उ की निपात संज्ञा होने से, तब निपात होने से क्या होगा, कि अब जो इसकी निपात हो जाएगी, तो निपात होने से, या निपात तो हो गया, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि निपात एका जनांग क्या बोलता है, इसकी जब निपात हो गया है तो इसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, निपात एका जनांग से। अब निपात एका जनांग से इसको क्या हो जाएगा, प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी, और जब प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी तो अगला सूत्र आएगा, तो उ उमेशा यहाँ पर भी आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पर आएगा प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, क्या आएगा, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, और प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम क्या करेगा, इन दोनों को प्रकृति भाव करके उ उमेशः, उ उमेशः इस प्रकार से ही छोड़ देगा, बल्कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उ उमेशा ऐसा ही रह जाएगा। अब बात करते हैं, क्या बोलते थे कि जो हम लोगों ने देखा कि वाक्य अर्थ में अगर आंग आता है, स्मरण अर्थ में अगर आंग आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आता है कि अगर वाक्य और स्मरण अर्थ में अगर आता है अंग तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं इस सूत्र के बारे, इस सूत्र से, इस सूत्र के माध्यम से आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताए हैं कि इंद्रा उ उमेशा वाक्य स्मरणयोन अंगिता, वही हम बता चुके जो पहले, वाक्य और स्मरण के अर्थ में जो आ रहता है, किसमें, वाक्य स्मरणयो अंगिता
वाक्य स्मरण यो अंगितः अंगितः, अर्थात वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आकार रहता है, वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आकार रहता है, यो रंगिता है ना, जो आकार रहता है उसकी जो है कि गित संज्ञा नहीं होती है, वह गित नहीं कहलाता है। तो कहाँ कहलाता है? तो बताए हैं ईसद अर्थ है, कम अर्थ में। कहाँ पर बताए हैं? कम अर्थ में। और कहाँ? क्रिया के योग में, मर्यादा के अर्थ में और अविविधि के अर्थ में जो आकार रहता है उसमें गकार रहता है। तो इसलिए दो यहाँ पर शब्द बताए हैं कि आ एवं किलतत, सॉरी, आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से ना, आ एवं नु मन्य से, अब तुम ऐसा मानते हो, इसका अर्थ निकलता है क्या? अब तुम ऐसा मानते हो, तब आ एवं नु मन्य से, तो यहां पर जो आकार है यह कैसा है? यह एक शब्द के, सॉरी, एक वाक्य के अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत? वाक्य के अंतर्गत ना। तो वाक्य के अंतर्गत जो है आकार है, यह कैसा है? यह यहाँ पर जो है कैसे अर्थ में आया है? तो इसमें ये इस आ में जो है कि गकार का आदेश नहीं हुआ है, इसका यहाँ पर आगमन नहीं हुआ। यह कैसा आकार है? यह निपात वाला आकार है, ना कि कोई भी प्रकार से गित वाला है। और दूसरा बताए हैं आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, इस प्रकार से बताए हैं स्मरण अर्थ में कि यहाँ पर ये आ एवं किल तत्, अर्थात हाँ यह ऐसा ही है, अर्थात स्मरण करते हो। यह किस अर्थ में है? तो स्मरण अर्थ में। कैसा है? स्मरण अर्थ में। यह स्मरण अर्थ में है कि हाँ यह ऐसा ही है। तो इस प्रकार से इसमें भी जो आकार है यह भी गित रहित है। कैसा है? गकार रहित है ना। रहित होने के कारण इसमें भी क्या हुआ है? निपात एका जनांग से, जो चादव असत्य से क्या हुआ है? चादव असत्य से इनकी निपात संज्ञा हुई है, और निपात संज्ञा होने के कारण इसकी क्या हुई? निपात संज्ञा हुई, और निपात संज्ञा होने के कारण इसमें क्या आया है? निपात एका जनांग, जो है कि निपात एका जनांग, एका जनांग से क्या हुआ है? इसकी प्रग्रह संज्ञा हुई, और प्रग्रह संज्ञा होने से क्या हुआ? प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से यहाँ पर प्रकृति भाव आकार ही रह गया है। नहीं तो यहाँ पर क्या होता? ओ हो जाता। क्या हो जाता? आ के स्थान पर अगर के बाद में कोई अगर ए आदि आता है, तो क्या होता है? उसको वृद्धि रेचि से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाता। तो एक आर का हो जाता क्या? ऐव, एवं किल तत् स्मरण। तो इस प्रकार से जो है कि अनिष्ट अर्थ निकलने लगता। तो इसको रोकने के लिए, क्या किया गया है? यहाँ पर इसका जो है इसका अभिधान किया गया है। जैसे ईसद अर्थ में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ईसद अर्थ में जैसे उष्णम, उष्णम, क्योंकि गकार वाला भी देख लेते हैं। जैसे आंग उपसर्ग पूर्वक जैसे है, या हम ऐसे ही देख लेते हैं ना, आधन उष्णम ना, उष्णम, आधन उष्णम, अर्थात यहाँ पर आ है और उष्णम, तो दोनों को क्या हो गया? आ और उ, आ के बाद में अगर देखिए यहाँ पर आंग या कैसा, या ईषद अर्थ में कैसा है? ईषद मतलब थोड़ा, उष्णम मतलब होता है गर्म, आ मतलब थोड़ा। यहाँ पर क्या है? थोड़ा गर्म है ना, ईषद अर्थ में, थोड़े के अर्थ में है। तो यहाँ पर आ के स्थान पर क्या हो गया? आ है और उ है, तो दोनों को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। किस सूत्र से? आद गुण से, आद गुण से गुण हो जाएगा। आद गुणा से गुण होने के माध्यम से तो क्या होगा? आ और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आकार कहाँ का? कंठ स्थानीय है। क्यों? और यह कहाँ का है? स्थानीय अंतरतमा से यहाँ पर जो है कि जानेंगे आकार कहाँ के? कंठ स्थानीय है। और उकार कहाँ का है? तो क्या ओष्ठ स्थानीय है। तो कंठोष्ठम से बनेगा क्या? ओकार। कंठोष्ठम से क्या बनेगा? ओकार। और ओकार होने के माध्यम से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ओष्णम। क्या बन जाएगा? ओष्णम। तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा कम गर्म है,
तो इस प्रकार से देख लिया हम इस अर्थ में, इस प्रकार से आगे भी हम जानेंगे। हाँ, तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मिलते हैं अगली कक्षा में। क्या रहता है कि व्याकरण में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहे, हम आपको बस यही कहते रहेंगे, क्योंकि हम कोई मोटिवेशनल जो स्पीकर नहीं है, लेकिन क्या है, आप लोग ये कहते रहेंगे कि अगर आप प्रतिदिन पढ़ते जाएंगे तो आप अवश्य मोटिवेट होंगे। और ये लक्ष्य बना के चलिए कि आपको हायर एजुकेशन या फिर जो है यूजीसी नेट जीआरएफ आदि को निकालना है, टीजीटी पीजीटी आदि को निकालना है। तो इन सबको पढ़ने के लिए, इन सबको जानने के लिए आपको यह सबसे गुजरना पड़ेगा, इन सब मार्गों से निकलना पड़ेगा। और वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए कि हम पढ़ते हैं किसके लिए? अपने नॉलेज के लिए। पता चले कि हमको इंटर कॉलेज का मास्टर बना दिया गया और हमें संधि नहीं आती है, तब अगर कोई पूछता है कि भाई आपको संधि नहीं आती, तो बोलोगे यार पीजीटी के सिलेबस में तो संधि थी ही नहीं। तब तो क्या उनको बताना? और जबकि इंटर में संधियां पढ़ाई जाती हैं। इंटर कॉलेज में जब 12वीं क्लास में अगर आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या रहेगा? वहां पर संधियां पढ़ाई जाएंगी। आपको प्रकृति भाव नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या पढ़ाया? पूर्व रूप, पर रूप, ये जो है कि संधियां आपको पढ़ानी पड़ेंगी, व्यंजन संधि पढ़ाने पड़ेंगे। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आपको पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए उनके लिए पढ़ना रहेगा, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। ठीक, तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और जो है कि आज यहीं तक क्लास रखते हैं। आगे जो है कि जो सूत्र बचे हैं अगले दिन में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।